हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। दैट इज वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके बारे में अध्ययन किया था। आज एक नया टॉपिक का हम लोग अध्ययन करेंगे जो है विद्युत द्विध्रुव। नाम से ही आपको देखने पर स्पष्ट हो रहा होगा, द्विध्रुव डाइपोल यानी जिसमें दो पोल है। पोल का मतलब या तो उत्तर दक्षिण हो, पूरब पश्चिम, जिस तरह पोल होता है उसी तरह से प्लस और माइनस का भी पोल होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो बट नेचुरल है कि एक कॉन्सेप्ट ये भी होगा कि विद्युत आवेश से संबंधित है। वास्तव में विद्युत द्विध्रुव जो होता है ये दो समान आवेश जिसके मैग्नीट्यूड समान हो, किंतु इसकी प्रकृति, इसका नेचर जो है विपरीत हो। यदि एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे गए हों, सपोज कीजिए कि एक चार्ज हमारा यहाँ पर है और एक चार्ज यहाँ पर है। ये चार्ज जो है आपका, एक चार्ज यहाँ पर हम रख लें, एक चार्ज यहाँ पर रख लें। सपोज करें ये है -Q और ये है +Q। अगर दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से बहुत सूक्ष्म दूरी पर रखे गए हों तो ऐसी युक्ति को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के बीच की जो अल्प दूरी होती है इसको हम द्विध्रुव की प्रभावी दूरी कहते हैं। ये जो दूरी आपकी होती है इसको सामान्यतः हम 2L से लिखते हैं। ये जो दूरी होती है इसको हम कहते हैं प्रभावी दूरी या इफेक्टिव लेंथ। इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। और इसके बीच का जो पॉइंट होता है, दोनों ध्रुवों के बीच का पॉइंट, सपोज दैट दिस इज O, यह पॉइंट जो होता है द्विध्रुव का केंद्र होता है, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर ऑफ डाइपोल, इसको हम सेंटर ऑफ डाइपोल बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हम इसको विद्युत द्विध्रुव के बारे में एक लाइन लिख सकते हैं। लिखेंगे, जब दो समान परिमाण तथा किंतु, लिखेंगे जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, तो जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से बहुत सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो तो यह द्विध्रुव कहलाता है, या विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, या वैद्युत द्विध्रुव। विद्युत या वैद्युत बात एक ही है, या वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। या वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को
इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को प्रभावी दूरी या प्रभावकारी दूरी कहते हैं, या प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। के बीच की दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं या प्रभावी दूरी कहते हैं। इफेक्टिव लेंथ को प्रभावी दूरी कहते हैं। तथा दोनों ध्रुवों के तथा दोनों आवेशों के मध्य बिंदु को द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। वो द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। स्टूडेंट्स, यह आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के जब दो समान परिमाण किंतु विपरीत, किंतु लिख लें यहाँ, अच्छा स्टेटमेंट होगा। जब दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से बहुत सूक्ष्म दूरी पर स्थित हो तो यह विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को प्रभावी दूरी कहते हैं तथा दोनों आवेशों के मध्य बिंदु को द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। स्टूडेंट इसको नोट कर ले, तो उसके बाद हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे। नोट कर ले, इसको पॉज करके नोट करिएगा। अब अगली हेडिंग हम देंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पॉज करके नोट करिएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव, ये आपका सपोज करें कि यहाँ पर हमने माइनस क्यू चार्ज लिया है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, और इसके बीच की दूरी को हम प्रभावी दूरी को लिख रहे हैं 2L से। ये जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, यह द्विध्रुव की रचना करने वाले किसी एक आवेश तथा उनके बीच की प्रभावी दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। लिख लें इसको। वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले आवेशों में से एक आवेश का परिमाण में से एक आवेश का परिमाण
आवेशों में से एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अर्थात आगे लिख लेंगे, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, इसको हम वेक्टर के रूप में लिखेंगे आगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, या आगे लिख लेंगे यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है इसकी दिशा इसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश माइनस ऋणात्मक ऋण आवेश से, ऐसे लिखेंगे, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। धन आवेश की ओर होती है। इसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। स्टूडेंट्स, यानी इसकी दिशा ये माइनस है, ये प्लस है, तो यानी इसकी द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी, द्विध्रुव की दिशा जो होगी, ये इस दिशा में होगी। इसको हम इस तरह से बना लें कि ये इसकी दिशा जो है इस दिशा में होगी, ये इस दिशा में इसकी दिशा होगी। नोट कर लें, इसको पास करके नोट करिएगा ऊपर। इसका मात्रक देखा जाए क्या होगा, ऊपर वाला मिटा दें, आगे लिखेंगे इसकी दिशा इसका मात्रक ये हो गया कूलाम इंटू मीटर। ये इसका मात्रक क्या मात्रक होगा, ये क्यू का कूलाम और यल का मीटर हो गया। इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। इसका एक अन्य मात्रक डिवाई होता है, डिवोई एक मात्रक होता है। ये किसका एक अन्य मात्रक होता है, डिवाई एक मात्रक इसका होता है। एक डिवाई बराबर होता है 1.33 गुणे 10 घाते, इसका जो मात्रक होता है 3.3।
1 डिवाइड बराबर होता है 3.3 गुणे 10 घाते ऋण 30 कूलाम मीटर। कूलाम मीटर यानी इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है और इसका एक मात्रक डिवाई भी होता है जो 1 डिवाई बराबर होता है 3.3 गुणे 10 घाते ऋण 30 कूलाम मीटर होता है। इसका बीमी सूत्र क्या होगा, नीचे वाला आप लिख चुके होंगे, मिटा दें इसको मिटा दें। इसका बीमी सूत्र क्या होता है, बीमी सूत्र क्या होगा, कूलाम, ये हमने लिखा था अभी, P इज इक्वल टू हमने लिखा था Q इंटू 2L, ये होता I इंटू टी होगा इंटू 2L, I का होगा एम्पियर A और T का टाइम T, L का होगा L, यानी ये इसका मात्रक हो जाएगा LTA। इसका जो बीमी इसका बीमी सूत्र जो होगा LT होगा इसका बीमी सूत्र। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, नोट कर लें इसको। नोट कर लिया। चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मिटा दें इसको। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, लिख लें इसको। फिजिकल सिग्निफिकेंस of electric dipole moment, वैद्युत द्विध्रुव का भौतिक महत्व, वैद्युत द्विध्रुव का भौतिक महत्व, विद्युत द्विध्रुव का भौतिक महत्व। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि जो परमाणु की संरचना होती है वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के होती है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में रहता है। यहाँ पर आपका प्रोटॉन होगा, यहाँ न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा में चारों तरफ चक्कर लगाता है। सामान्य अवस्था में ये होता है कि जो निगेटिव चार्ज का सेंटर होता है वह पॉजिटिव चार्ज के सेंटर पर कोइंसाइड करता है, यानी जो ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर होता है वही सेंटर आपके धनावेशित कण प्रोटॉन यानी नाभिक के सेंटर के बराबर होता है, यानी सेंटर पर होता है। यानी दोनों सेंटर चाहे निगेटिव चार्ज का हो अथवा पॉजिटिव चार्ज का हो, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं। लेकिन जब इसी एटम अथवा मॉलिक्यूल को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि ये जो इलेक्ट्रॉन, अगर सपोज करें कि इसको विद्युत क्षेत्र में हम रख देते हैं, सपोज करिए कि इसको विद्युत क्षेत्र में रख दिए हम, तो क्या होगा, आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत, आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा और जो धन आवेशित कण नाभिक है, धन आवेशित कण प्रोटॉन या जो नाभिक है, इस पर इसकी दिशा में बल लगेगा। तो अब ये क्या होगा कि ये जो एक तरफ इलेक्ट्रॉन, अगर इसको मैं कह दूं तो ये जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और धनावेश इधर हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा। अब जो निगेटिव चार्ज का सेंटर है वह पॉजिटिव चार्ज के सेंटर पर कोइंसाइड नहीं करेगा, यानी दोनों में एक
विस्थापन उत्पन्न हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापित हो जाएंगे और यह विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर जो अणु बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर जो परमाणु जो होते हैं विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न करते हैं उन्हें हम पोलर मॉलिक्यूल या पोलर एटम कहते हैं, और जो विद्युत द्विध्रुव का गुण नहीं उत्पन्न करते हैं उसको हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। स्टूडेंट इसको हम लिख लें, इसको हम लिखेंगे, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है लिखेंगे, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, ये चूंकि नाभिक है तो इसको हम नाभिक भी कह सकते हैं, नाभिक। परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के केंद्र एक दूसरे के संपाती होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के केंद्र एक बिंदु पर संपाती होते हैं, एक बिंदु पर संपाती होते हैं। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के केंद्र एक बिंदु पर संपाती होते हैं, परंतु जब इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है परंतु जब इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, जबकि प्रोटॉन पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत बल कार्य करने लगता है। दिशा में विद्युत बल कार्य करने लगता है। इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, जबकि प्रोटॉन पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत बल कार्य करने लगता है, जिसके फलस्वरूप दोनों के केंद्र यानी ऋणावेशित कण और धनावेशित नाभिक दोनों के केंद्र एक दूसरे पर संपाती नहीं रह जाकर विस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार
परमाणु में इस प्रकार परमाणु में विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। परमाणु में विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। हो जाता है। इस प्रकार परमाणु में क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। नोट कर लें इसको, पॉज करके इसको नोट करिएगा, नोट कर लें। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन नाभिक की, यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, प्रोटॉन मीन्स नाभिक के केंद्र एक बिंदु पर संपाती होते हैं, परंतु जब इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, जबकि प्रोटॉन पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत बल कार्य करने लगता है, जिसके फलस्वरूप दोनों केंद्र एक दूसरे पर संपाती नहीं रहकर विस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार परमाणु में विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार जब हम आगे लिखेंगे, इसको पॉज करके नोट करिएगा। इस प्रकार पूरे मैटर को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। आगे लिखेंगे, वे परमाणु जिन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर वे परमाणु जिन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर वे परमाणु जिन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर ध्रुवित हो जाते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, पूरा लिख लेंगे या ऐसे लिखेंगे, ऋणावेशित कण, ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन ये परमाणु जिन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन तथा धनावेशित कण प्रोटॉन, या इसको हम नाभिक भी कह सकते हैं, नाभिक पर धन आवेश होता है, के केंद्र विस्थापित नहीं होते हैं। वे परमाणु जिन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन तथा धनावेशित कण प्रोटॉन यानी नाभिक के केंद्र विस्थापित नहीं होते हैं, अर्थात ध्रुवित नहीं होते हैं, ध्रुवित नहीं होते हैं, आध्रुवीय अणु या परमाणु कहलाते हैं। आध्रुवीय परमाणु, अगर अणु होगा तो अणु भी कह सकते हैं हम, नॉन पोलर मॉलिक्यूल आध्रुवित परमाणु अथवा अणु कहलाते हैं। वे परमाणु या अणु यहां भी लिख लें जिन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन तथा धनावेशित कण प्रोटॉन के केंद्र विस्थापित नहीं होते हैं, अर्थात ध्रुवित नहीं होते हैं, आध्रुवीय परमाणु कहलाते हैं। जैसे O2, Cl2, Br2, ऐसे भी परमाणु जो हैं, H2, ये सारे परमाणु जो आध्रुवित होते हैं। अगला, वे परमाणु जो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर
उनके ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन तथा धनावेशित कण प्रोटॉन के केंद्र परस्पर विस्थापित हो जाते हैं, यानी एक दूसरे पर संपाती नहीं रह जाते हैं, तो ऐसे परमाणु को हम ध्रुवीय परमाणु कहते हैं या ध्रुवित परमाणु कहते हैं। लिख लेंगे आगे, वे परमाणु अथवा अणु, वे परमाणु अथवा अणु जिन्हें बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वे परमाणु आवलिकाणु जिन्हें बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन तथा धनावेशित कण प्रोटॉन या इसको नाभिक भी कहते हैं, नाभिक के केंद्र विस्थापित हो जाते हैं, के केंद्र विस्थापित हो जाते हैं। ध्रुवीय परमाणु अणु कहलाते हैं, ध्रुवीय परमाणु या अणु कहते हैं। जैसे HCl, H2O, HBr, NH3 ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स मिलेंगे आपको जो ध्रुवित होते हैं, जो ध्रुवीय परमाणु होते हैं, ध्रुवित होते हैं। स्टूडेंट्स को नोट कर ले तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल लगाया जाए तो स्पष्ट होगा। इसको नोट कर ले, इसको नोट कर लिया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 1, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, लिखेंगे HCl अणुओं में, HCl अणु में हाइड्रोजन प्लस आयन तथा Cl माइनस आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन तथा Cl माइनस आयन के मध्य विस्थापन हाइड्रोजन प्लस आयन तथा क्लोरीन माइनस क्लोराइड आयन के मध्य विस्थापन 0.2 एंगस्ट्रॉम का है। यह Cl अणु में हाइड्रोजन प्लस आयन तथा क्लोराइड आयन के मध्य विस्थापन 0.2 एंगस्ट्रॉम का है। HCl अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए।
HCl अणु में हाइड्रोजन आयन तथा क्लोराइड आयन के मध्य विस्थापन 0.2 एंगस्ट्रॉम का है। मीनिंग दैट आप जानते हैं कि ये आपका जो है H+ आयन है और Cl निगेटिव आयन है, और इसके मध्य का जो विस्थापन है ये 0.2 एंगस्ट्रॉम का है। ये 0.2 एंगस्ट्रॉम का है। पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इसको स्टूडेंट सॉल्व किया जाए। सोल्यूशन दिया क्या है, 2L तो पहले दिया है, 2L बराबर दिया प्रभावी लंबाई जिसको हम 2L लिखते हैं, ये होता है दिया है 0.2 एंगस्ट्रॉम, मीनिंग दैट 0.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और Q का मान कितना दिया है, ये आयन है तो ये Q का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के इलेक्ट्रॉन के पर जो आवेश होता है उसी के मान के बराबर होगा, यानी ये होगा 1.6 इंटू 19 कूलाम। 1.6 गुणित 10⁻19 कूलाम के बराबर है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, लिखेंगे द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होगा Q इंटू 2L, यानी P बराबर हो जाएगा, Q का मान है 0.2 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 2L का मान है 1.6 गुणित 10⁻19। ये P बराबर आपका हो जाएगा 16 दूनी 32, ये 0.2 अंक पर लगेगा, यहाँ लग दें 0.32 इंटू 10⁻⁻19 10 और हो जाएगा 29 कूलाम मीटर, कूलाम इंटू मीटर, या इसी को लिख लेंगे P बराबर होगा 3.2 गुणित 10⁻30। इसको कर दें, ये हो जाएगा आपका -30 कूलाम इंटू मीटर। इसकी दिशा स्टूडेंट क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी, यहाँ Cl से या Cl निगेटिव आयन से प्लस आयन की ओर, इसकी दिशा ये होगी। नोट कर लें इसको। नोट कर लिया, चल मिटा दें इसको, पॉज करके नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, किसी निकाय में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है, 53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स क्या है, देखिए सॉल्व किया जाए इसको। L का मान कितना दिया है, 2L, प्रभावी लंबाई 0.53 एंगस्ट्रॉम, यानी ये हो जाएगा 0.53 गुणित 10⁻10 मीटर। ये आपका इस तरह से दिया गया है। सपोज करें यह इलेक्ट्रॉन है और ये जो है आपका प्रोटॉन है,
इसके बीच की जो दूरी दिया 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। और क्यू का मान कितना होगा? इलेक्ट्रॉन पर आवेश या प्रोटॉन पर जो आवेश का मैग्नीट्यूड होगा वही, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? P = हो जाएगा आपका Q × 2L। इसका मैग्नीट्यूड निकालें हम, ये बराबर हो जाएगा Q का मान 1.6 × 10⁻19 × 2L का मतलब है 0.53 × 10⁻−10। सॉल्व कर दें इसको। 16 3 जा 48, 80 और 80 और 4 84। तीन अंक पे दशमलव लगा दें, 0 यहाँ हो जाएगा × 10⁻29। यही हो जाएगा आपका 8.48 × 10⁻30 कूलम मीटर, कूलम इंटू मीटर। नोट कर लें इसको। नोट कर लें। तो अगला एक क्वेश्चन लेते हैं हम। नोट कर लिया? चलिए एक पॉज करके नोट करिएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, बहुत सिंपल है, जिसमें Q का मान दिया है और 2L यानी कि प्रभावी लंबाई का मान दिया है। इसे आप P = Q × 2L करके निकाल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में P का मान दिया रहता है, Q का मान है, 2L का मान मिलता है, निकालना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स 2L जो है, आप ध्यान रखिए कि ये 2L है। इन दोनों के बीच की दूरी को हम 2L लिखते हैं, कभी L नहीं हो है। अगर L आप निकालेंगे तो गलत होगा। ये 2L, इसके बीच की दूरी को जो है, प्रभावी दूरी जो है 2L है। 2L का मान आपको तब निकालना होगा जब प्रभावी दूरी पूछा जाए। नोट कर ले इसको। मैं अब इसको मिटा दूं, फिर आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। एक सर्वसम त्रिभुज, एक सर्वसम या सर्वांगसम लिख दें, एक सर्वांगसम त्रिभुज के शीर्षों पर, एक सर्वांगसम त्रिभुज के शीर्षों पर क्रमशः +Q तथा -2Q एक सर्वांगसम त्रिभुज के शीर्षों पर क्रमशः +Q तथा -2Q आवेश स्थित है, आवेश स्थित है। यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, यह त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप 2E हो तो एक सर्वांगसम त्रिभुज के शीर्षों पर क्रमशः +Q तथा -2Q आवेश स्थित है। यह त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की माप 2A हो तो द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
ज्ञात की। स्टूडेंट्स इसको एक बार फिर से पढ़ लें। एक सम व सर्वांगसम त्रिभुज के शीर्षों पर इसको हम सॉल्व कुछ लिखते चले। इसको कैसे सॉल्व किया जाए देखिए। एक त्रिभुज है, ये सर्वांगसम त्रिभुज है। सपोज करिए ये है आपका ए बी सी। कह रहा है एक सर्वांगसम त्रिभुज के शीर्षों पर क्रमशः प्लस क्यू। मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस क्यू हम रख दें और ये का आवेश यहाँ -2q, यहाँ पर रख दें -2q, यहाँ पर एक आवेश -2q रख दें। आवेश इसे यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप 2a हो तो सर्वांगसम है, तो प्रत्येक साइड 2a होगा, इधर भी होगा, इधर भी, सारी दूरी जो होगी भुजा की लंबाई 2a होगी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। कह रहा है इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इसमें ये प्लस क्यू और एक माइनस क्यू मिल करके विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। ए और बी एक विद्युत द्विध्रुव बनेगा। उसी तरह से यहाँ पर एक माइनस क्यू बचा, यहाँ पर प्लस क्यू बचा, ये मिल करके एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। यानी इसकी दिशा जो होगी इस तरह से होगी, इधर की होगी। इस पर जो इसकी दिशा जो होगी ये इधर की होगी, इसको मैं लिख रहा हूँ P1, और इसकी दिशा जो होगी इस दिशा में होगी, इसको मैं लिख रहा हूँ P2। यानी हम ये लिखेंगे ए और बी, ए बी द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा P1, और ए सी के कारण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा P2। इसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद इसका हम रिजल्टेंट निकालेंगे जो होगा आपका P। यही P हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे P1 तथा P2 निकालेंगे। क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे इसको द्विध्रुव AB के कारण, द्विध्रुव, ये द्विध्रुव बन रहा है, माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू यहाँ, तो मिलकर के एक विपरीत आवेश हो गया और इसकी मैग्नीट्यूड बराबर हो गए हैं। लिखेंगे द्विध्रुव AB के कारण, AB के कारण द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण P1 बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। यानी ये हो जाएगा P1 बराबर हो जाएगा Q इंटू 2A। 2L का मान कितना दिया है, 2A दिया गया है, सब सर्वांगसम है, तो ये दूरी भी 2A होगी, ये भी दूरी 2A होगी। ये हो जाएगा Q इंटू 2A। यानी इसको हम लिख लें एक साथ, अगर लिख लें P1 बराबर हो जाएगा 2AQ। पुनः द्विध्रुव AC के कारण द्विध्रुव आघूर्ण, एक AC द्विध्रुव बन रहा है, देखिए AC द्विध्रुव बन रहा है। लिखेंगे द्विध्रुव AC के कारण द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, P2 बराबर क्या होगा, Q इंटू 2L की जगह ये दिया है, 2A दिया है, यानी ये हो जाएगा P2 बराबर हो जाएगा Q इंटू 2A, या P2 बराबर हो जाएगा 2AQ। स्टूडेंट नोट कर लें इसको। अब उसके बाद हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, P1 तथा P2 का परिणामी। आप पैरेललोग्राम पढ़े होंगे, समांतर चतुर्भुज का नियम। उस चतुर्भुज के नियम से क्या होता है कि अगर ए बी दो बल हैं या दो कंपोनेंट हैं, इसको हम इसका रिजल्टेंट R निकाले थे, R बराबर होता है अंडर रूट A² + B² + 2AB
कास थीटा। स्टूडेंट यहाँ थीटा बराबर 60 डिग्री होगा, यहाँ पर कितना होगा, थीटा बराबर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इस आधार पर हम लिखेंगे, आगे हम यहाँ पर लिख लें, अतः P1 तथा P2 का परिणामी R बराबर होगा अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 कास थीटा। वैल्यू रख दें, R बराबर आपका हो जाएगा, इसका परिणामी को P से लिखें, हम यहाँ पर P शो किए हैं तो इसको, इसका परिणामी P से लिख दें, हम इसको P से शो किए हैं। ये हो जाएगा आपका 2AQ का स्क्वायर प्लस 2AQ का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2AQ इंटू 2AQ इंटू कास 60, क्या हो जाएगा, कास 60 ही। स्टूडेंट इधर का नोट कर चुके होंगे, पास करके नोट करिएगा, इधर का मिटा दें, हम नोट कर चुके होंगे, इधर का मिटा दें। चलिए उसके बाद क्या होगा, P का मान निकालें हम, P बराबर कितना होगा, P इज इक्वल टू होगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 A स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 4 A स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 A स्क्वायर 2 2 चौक 8 लिख दें थे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8 A स्क्वायर Q स्क्वायर इंटू कास 60 का मान होगा 1/2, कास 60 बराबर कितना होगा, 1/2, यानी ये हो जाएगा 2 चौक 8, यानी ये हो गया आपका कितना, P बराबर हो गया कितना, 12 A स्क्वायर Q स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका P बराबर हो जाएगा 2AQ अंडर रूट 3, 2AQ अंडर रूट 3 होगा। ये होगा इसका रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट नोट कर लें इसको। स्टूडेंट्स इसी में एक चीज़ और पूछा जा सकता है आपसे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पर पूछ दे कि दिशा भी ज्ञात कीजिए, अगर पूछ दे दिशा भी ज्ञात कीजिए, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये P1 और P2 दोनों बराबर हैं, तो ये इसके सीधे बीचों बीच से होकर जाएगा। 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। अन्यथा एक दूसरा फार्मूला आप लगाएंगे जिसमें आप जानते हैं, जब आप ला या पैरेललोग्राम पढ़ रहे थे तो उसमें था tan अल्फ़ा बराबर आया था आपका P1 साइन थीटा बटे P2 प्लस P1 काज थीटा, P2 प्लस P1 काज थीटा। ये आपका इस तरह से था, आपको अगर याद होगा तो ये कुछ इस तरह से था, ये ऐसे था, इस तरह से हमने बनाया था। ये आपका जो था यहाँ पर ये अल्फ़ा था और ये टोटल जो है आपका थीटा था। इसको हमने कहा था ये P2 है और ये आपका P1 है। सपोज करिए इस परिप्रेक्ष्य में, डाइपोल मोमेंट के परिप्रेक्ष्य में ये P2 होगा और ये P1 होगा। तो ये हमने इसको ऐसे सॉल्व किया था, तो ये आपका हो गया था P1 साइन थीटा हो गया था, ये हो गया था P1 कास थीटा, तो ये जुड़ गया था आपका।
तो tan अल्फ़ा का मान अगर आप चाहें तो यहाँ भी निकाल सकते हैं। इसकी अगर मैं वैल्यू रख दूँ, P1 का मान आपका आया है, यहाँ पर आपने सॉल्व किया है, ऐसे देखो ये हो रहा होगा आपका 2AQ P1 इंटू साइन थीटा, यानी साइन 60 का मान रखेंगे। यह साइन 60, थीटा का मान आपका 60 डिग्री है। और यहाँ पर आएगा आपका P2 का मान है 2AQ, दोनों बराबर हैं इसलिए बहुत अंतर नहीं होगा आपको। यहाँ पर P1 हो जाएगा 2AQ cos 60। ये वैल्यू थोड़ा इसको सॉल्व कर दें हम। tan अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, 2AQ साइन 30 का मतलब होता है करणी में 3/2, साइन 60 का मतलब है, साइन 60 बराबर होता है करणी में 3/2। और यहाँ पर हो जाएगा 2AQ इंटू 2AQ प्लस है, इंटू नहीं बल्कि प्लस है, प्लस 2AQ का 60 का मान होता है 1/2। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये 2 से काट दें, ये हो गया आपका AQ √3 ये 2 से कट जाएगा, ये हो जाए 3AQ AQ से काट दें, ये हो गया करणी में 3/3, यानी ये हो जाएगा आपका 1/करणी में 3। अगर करणी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो ऊपर 3 से कट जाए, 1/करणी में 3 आएगा। तो यानी अल्फ़ा बराबर आपका आ जाएगा tan इनवर्स 1/करणी में 3। आप जानते हो कि ये मान किसका होता है, tan 30 का मान 1/करणी में 3 होता है। tan 30 का मान 1/करणी में 3 होता है। नोट कर लें इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है कभी कभी एंगल निकालने के लिए। नोट कर लिया। चलिए ये क्वेश्चन और लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। किसी निकाय में दो आवेश क्रमशः दो आवेश QA इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम तथा QB इज इक्वल टू -2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम क्रमशः बिंदुओं A 0,0,15 तथा B 0,0,-15 पर अवस्थित हैं। निकाय का कुल आवेश तथा द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखा जाए इसका, बहुत आसान। देखिए ध्यान दीजिए इस पर, ये कह रहा है निकाय का कुल आवेश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, दोनों ऐड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। निकाय का कुल आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, इसका कह रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप ये देखें
कि अगर मैं इसको जेड एक्सिस मान लूँ इस तरह से, इधर जेड एक्सिस जो कि वाई आपको दिखे, सपोज करिए ये जेड है, तो ये आपका हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0,0 -15 मान लेता हूँ, और इधर हो जाएगा 0,0 +15। ये आपका इसके बीच की जो दूरी होगी, ये दोनों के बीच की दूरी जो होगी, ये आपकी दूरी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। ये अगर सेंटीमीटर में दिया गया है, सपोज ये सेंटीमीटर में होगा, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। 15 यहाँ का, ये आपका 0, 0, 0 है, मूल बिंदु वो है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ये 15 मिल करके 30 हो जाएगी। मीनिंग दैट यहाँ पर 2L की जो वैल्यू होगी 30 सेंटीमीटर, या इसको लिख देंगे 30 × 10⁻² मीटर। क्योंकि वैल्यू दिया गया है, क्योंकि वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, दोनों में से कोई किसी एक का मैग्नीट्यूड 2.5 × -7 कूलम, तो P का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं, Q × 2L, यानी ये आपका हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁻7 × 3, 30 × 10⁻², ये हो जाएगा 25 × 75, और एक जीरो बढ़ा दें, 1 अंक पर लग जाएगा, गुणे 10⁻⁹ और ये इधर कर दूंगा, एक गुणा कर देंगे 10 से यहाँ पर, तो 10 से गुणा करेंगे तो 10 से भाग भी देंगे, तो ये हो जाएगा 7.5 × 10⁸ कूलम मीटर। ये होगा 7.5 × 10⁸ कूलम मीटर। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें, और आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे। तब तक आप लोग अध्ययन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।